बस 2 किलोमीटर और जाना है। 2 किलोमीटर में हाथ बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं मेरे से। मैं इसका क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ओ ठंड ज़बरदस्त है। तो राजेश, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जॉनसन। हम लोग उठ गए हैं। हम लोग रात में 2 बजे से उठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे। गौरव जी, अपने सपने के बारे में कुछ बताएंगे? बस देख रहे थे सर, याद नहीं है। याद नहीं है। हाँ, लेकिन ये रात भर से मूवी देख रहे हैं। ये है हमारे रूम का हाल। बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला। ये रात में तो कंडीशन ही नहीं थी कि कुछ वीडियोस बना पाए। और रूम के जस्ट बाहर का नज़ारा देखिए, जॉनसन। ये बादलों के साथ, टेम्परेचर -1। ये जॉनसन की रोड है। अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारी नीचे बाइक्स खड़ी हैं। हवा अच्छी चल रही है। मैं तो जा रहा हूँ हवा का मजा लेने। बस चला जाए राजेश बाहर। नीचे नहीं, बाहर चला जाए इधर। ये है होटल। ये है पीछे का नज़ारा। और ये पीछे मेरे है जॉनसन का एयरपोर्ट का रनवे है ये। और ये माउंटेन्स और इधर ग्लेशियर, वो बादलों के बीच में दिख रहा है ग्लेशियर। वहाँ कहीं पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। ये बैक साइड का व्यू है। ये होटल है। यहाँ पे कल रात में हम लोग को डिनर करना था पर रूम में ही किया हम लोग डिनर। ठंड की वजह से। ठंड तो ज़बरदस्त थी रात में। अभी अच्छा ही लग रहा है हम लोग को। अभी कुछ अच्छा लग रहा है। रात में तो बहुत हालत खराब थी। हम लोगों ने डायमॉक्स सबने ली, फिर मैंने पैरासीटामोल भी ली। अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है। अभी आगे की अब जा सकते यात्रा शुरू हो सकती है अच्छे से। अच्छे से जाना तो है ही है। एक्चुअली क्या है कि लास्ट का जो हम लोग का 14-15 किलोमीटर का रास्ता था, तातोपानी से लेकर गुड मॉर्निंग जो तातोपानी से हमारा घासा तक का रास्ता था, चेक पॉइंट तक का 15 किलोमीटर का था, पर उसमें हम लोग को 2 घंटे लग गए। बहुत ही ख़राब। ऊपर से हम लोग का वहाँ पे पानी गिर गया। पानी में तो गाड़ी चल ही नहीं रही थी। पूरी गाड़ी स्लिप कर रही थी। अभी रिटर्न होना है वहीं से ही, देखें क्या होता है। अगर पानी गिर गया तो वही कंडीशन आज भी होगी। तो राजेश तैयार होते हैं, निकलते हैं मुक्तिनाथ के लिए। 1 घंटे में यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है? कॉफ़ी पियेंगे? चाय पियोगे? बोल के आओ नीचे से 4 चाय। दादा 4 चाय। कॉफी चाय से ब्लैक कॉफ़ी कर लेते हैं। ब्लैक कॉफी ये मैम कहाँ गई? ब्लैक कॉफ़ी है तो मैम ब्लैक कॉफ़ी कर दिए 4। ये लोग तो एकदम आलसी। ये नहाएंगे आज, बता रहे हैं हम नहाएंगे, और अभी तो निकल नहीं पाए बाहर। ये आदमी नहाएगा बताइए? जो रजाई से बाहर नहीं निकल रहा है वो आदमी नहाएगा ठंडे पानी से। इनको आज नहलाना भी है। नहीं, वहाँ 108 झरने हैं एकदम बढ़िया। उस पर नीचे सर रखेगा, टन हो सकता है बर्फ ही गिरे। नहीं वही बनाएंगे तो, नहीं तो कहिए तो वहाँ पानी को जम गया होगा, बर्फ हो गया तो ही नहाले। नहीं, हम पिघलवा देंगे। अब चलिए। तो हाथ धुलने में कसम बता रहे थे हाथ। अभी सभी रेडी हो गए और हम लोग निकल रहे हैं मुक्तिनाथ के लिए। और मुक्तिनाथ पे फ्रेश स्नो है सुना है। अब क्या है आगे जाके कंडीशन पता चलेगा वहीं जाके।
ऊपर से तो स्नो दिख ही रही है। कितना आदमी है? हम लोग हैं 4-7 लोग हैं। 7 आदमी। तो अभी हम लोग जॉनसन से निकल चुके हैं। अभी हमारा परमिट चेक हुआ जो हमने पोखरा से बनवाया था। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं मस्तांग के बारे में। एक्चुअल में जो मस्तांग है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट लोअर मस्तांग एंड जो दूसरा पार्ट है वो अपर मस्तांग है। अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं ये लोअर मस्तांग है और थोड़ी देर बाद जब कागबेनी आएगा तो कागबेनी के बाद से अपर मस्तांग लग जाएगा। मस्तांग की बात करें तो मस्तांग हमेशा से ही नेपाल के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तिब्बत और नेपाल के बीच में जो व्यापार होता था वो मस्तांग के रास्ते से ही होता था, तो इसे एक कड़ी के रूप में देखा जाता था तिब्बत और नेपाल के बीच में। सन 1795 के आसपास जो ये मस्तांग है ये नेपाल का हिस्सा बना और 1950 के दशक तक ये एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में रहा। लेकिन 1992 के आसपास इसको पर्यटन के लिए खोला गया और उसके बाद 2008 के बाद इसकी जो स्वतंत्र साम्राज्य होने की जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त कर दी गई और ये नेपाल में पूर्ण रूप से मिल गया, इसका विलय हो गया। अब ये जो एरिया है ये गंडकी प्रोविंसेस एरिया में आता है। मेरे बगल में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये जो नदी है ये गंडकी रिवर है जो इसी के आगे जाके जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। अगर हम बात करें व्यापार की दृष्टि से तो सेंधा नमक हो गए, पिसा हुआ सोना हो गया, घोड़े, याक, अनाज, कपड़े, हस्तशिल्प कलाएं जो तिब्बत से नेपाल और नेपाल से तिब्बत में भेजी जाती थी वो मस्तांग के रास्ते से ही भेजी जाती थी। सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो तिब्बत से नेपाल में सेंधा नमक आता था वो इसी रास्ते से आता था। बट बाद में थोड़ा समय बाद इंडिया से जब नेपाल आयोडीन नमक पहुंचा तो वहाँ से जो नमक का व्यापार था वो कम हो गया, उस पर थोड़ा असर पड़ा। अगर हम बात करें तो जब हम मस्तांग में अपर मस्तांग में जाएंगे तो वहाँ पड़ेगी जगह लोमांगथांग। लोमांगथांग के आगे चाइना बॉर्डर है जिसे पहले तिब्बत बोलते थे, अब चाइना बॉर्डर है वहाँ पे। और लोमांगथांग जो है वहाँ पे लोमांगथांग पैलेस है जो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वैसे देखा जाए तो पूरे मस्तांग में बहुत सारी गुफाएं हैं। इनकी गुफाओं की संख्या लगभग 10,000 होंगी जिनको भी आप घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेंगी। ये गुफाएं एक्चुअली नेचुरल गुफाएं हैं और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ का जो टोटल क्लाइमेट है वो एकदम रेगिस्तान जैसा है। तो यहाँ पे आपको जो वनस्पति हैं वो बहुत कम मिलेंगी। बाकी अगर यहाँ की हवा की बात करें तो यहाँ पे हवा शुष्क और बहुत तेज़ चलती है और ऑक्सीजन की तो कमी है ही क्योंकि ये करीब 10,000 फीट के ऊपर है। अच्छा, यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जहाँ से आज मॉर्निंग में हम लोगों ने राइड स्टार्ट की है वो जॉम्सम में एयरपोर्ट है। तो आप पोखरा से या काठमांडू से फ़्लाइट लेके डायरेक्टली जॉम्सम आ सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ पोखरा से आपको अपनी टैक्सी और बसेस भी मिलती हैं जिससे आप जॉम्सम तक आ सकते हैं। और जॉम्सम के आगे भी आपको टैक्सीज़ मिल जाएंगी जो आपको आगे ले जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे ये ट्रैकिंग एरिया है तो लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने आते हैं। ये जो पूरा एरिया है एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमारा ट्रैकर्स है वो अन्नपूर्णा कंजर्वेट जो एरिया है पूरा, इसके अंदर ये मस्तांग और मनांग का एरिया आता है। जो ट्रैकर्स होते हैं वो या तो मनांग के रास्ते से आते हैं और मस्तांग निकलते हैं या मस्तांग के रास्ते से आते हैं मनांग जाते हैं। तो देखा जाए तो ये विज़िट करने के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। और आपको एक अभी तक जहाँ आपने इंडिया के अंदर घूमा है, अगर आपने लेह लद्दाख भी घूमा है तो उसके बाद अगर आप आते हैं तो एक अलग अनुभव आपको मिलेगा। एक तो कंट्री चेंज है और थोड़ा सा यहाँ का जो वेदर और क्लाइमेट है वो भी थोड़ा
डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये टोटल रॉ है। डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मिट्टी के घर हुआ करते थे, अब डेवलपमेंट के थोड़े बड़े घर बन चुके हैं। और मस्तांग की बात करें तो ये नेपाल का सेकंड मोस्ट, कहते हैं ना कि सबसे कम पॉपुलेशन वाला क्या कहते हैं इसे, एरिया है। इस यहाँ की सबसे, नेपाल की जो सबसे कम पॉपुलेशन रहती है सेकंड नंबर पे, वो यहाँ पे रहती है। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि आज मॉर्निंग में मौसम में थोड़ी चेंजेस हुई हैं। कल काफ़ी पानी गिरा था, तो आज मुक्तिनाथ में स्नोफॉल हुई है। अभी हम लोग को थोड़ा ऊपर जाके हो सकता है कि अच्छी खासी स्नो मिले। आज कोई एक स्पेशल फेस्टिवल है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, जिसकी वजह से आज चौमसम में काफ़ी भीड़ थी और सारे होटल्स फुल थे। और अभी देखते हैं कि मुक्तिनाथ में क्या हाल है। मुक्तिनाथ में भी हो सकता है काफ़ी भीड़ हो। और अभी हम लोग निकलते हैं। जैसे देखिए आप, रास्ते एकदम रॉ है। अभी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। यहाँ आने का एक्सपीरियंस ही एकदम अलग है। अभी आपको दिख रहा होगा हर तरफ एकदम माउंटेन्स हैं, वो भी रेड कलर के। कोई ग्रीनरी नहीं है, पानी नहीं है। अगर रिवर भी है वो भी सूखी हुई है, लगभग थोड़ा बहुत पानी होगा उसमें। और दूर दूर तक कुछ दिखता भी नहीं है। अगर आप आगे और पीछे देखिए, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। मेरे आगे एक गाड़ी चल रही है बस, इसके अलावा मेरे को चौमसम से अभी तक कुछ दिखा नहीं। ना कोई घर, ना कोई होटल, ना कोई इंसान। बस हम लोग चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं दूसरे प्लैनेट मार्स पे आ गया हूँ। मे बी पॉसिबल मार्स ऐसा ही दिखता हो। खैर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी, और बढ़ते बढ़ते मुक्तिनाथ चलेंगे। मुक्तिनाथ मुझे लगता है अभी करीब 10 से 12 किलोमीटर बचा होगा। तो बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। अभी कागबेनी से थोड़ा ही से आगे बढ़े थे और हमको अच्छी रोड मिल गई। अब यहाँ से हमारी जो राइडिंग है थोड़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से मुक्तिनाथ तक की जो रोड है वो अच्छी रोड है और फुल टर्मैक रोड बनी हुई है। अभी तक तो हम लोग को कहीं स्नो नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर स्नो है। अभी यहाँ से कुछ हमको भीड़ भी दिखने लगी है। इसका मतलब मुक्तिनाथ टेम्पल बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। ब्लू स्काई, रेड माउंटेन्स, एकदम अलग ही नज़ारा है यहाँ का। क्या बात है, पता नहीं क्या होगा इन हाथों का उतारने के बाद ग्लव्स। अभी तक तो लग ही नहीं रहा है कि मेरे हाथ तो मेरे शरीर का हिस्सा है। मेरी उंगलियां आगे के एकदम गायब हैं, पता ही नहीं चल रहा कि नाखून है या नहीं है। पूरा ठंडा हो गया। कल ग्लव्स भीग भी गए थे और मुझे लग रहा है कि अंदर आइस जम गई है पूरी। इसे कहते हैं बदलाव। अभी तक जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, एकदम से स्नो, पेड़ पौधे, हर चीज़ मिल गई। अभी टेम्परेचर करीब -5 और -6 के आसपास है और हमारे दोनों तरफ स्नो दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्रॉनिकल ऑफ नार्निया मूवी देखी थी, वो सीन मुझे एकदम याद आ रहा है कि हम लोग उसी नार्निया सिटी के अंदर चल रहे हैं। दोनों तरफ स्नो है, बीच में सिटी है। काफ़ी कहते हैं ना कि अगर एक बार आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। स्नोफॉल भी धीमे धीमे हो ही रही है, लाइव स्नोफॉल हो रही है अभी, और मंदिर करीब 3 या 4 किलोमीटर रह गया है।
और गाड़ी रोड पे भी थोड़ी बहुत स्नो आ गई है, तो थोड़ा गाड़ी हम लोग को संभाल के चलाना पड़ रहा है। खैर धीमे धीमे करके चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पे पानी और जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल हैं, वो टोटल जम चुके हैं, बिल्कुल आइस हो चुका है वहाँ पे। और हम लोग के जो ग्लव्स हैं वो भी भीगे हुए हैं, स्नोफॉल हुई थी, थोड़ी पानी भी गिरा था। हाथ एकदम जमे हुए हैं, बिल्कुल भी क्लच और एक्सीलेटर बस किसी तरह ले पा रहे हैं। हम लोग लगभग मुक्तिनाथ पहुंच गए। राइडर्स हमारे कुछ वो ऊपर है, तो मेरे हाथ तो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल एकदम गायब हैं हाथ। कैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे ही पता है। बस 2 किलोमीटर और जाना है। 2 किलोमीटर में हाथ बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं मेरे से। मैं इसका क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ओ ठंड ज़बरदस्त है बॉडी में। तो मैंने अंदर एक विंटर्स वाला जैकेट डाल दिया था इसके अंदर, तो ऊपर तो पता नहीं चल रहा है मेरे को। -10 डिग्री बदला था वो जैकेट। नीचे मैंने 2 लाइनर लगाए हुए हैं पैंट में और एक राइडिंग पैंट है, तो बॉडी तो फॉर्म है अच्छी खासी, लेकिन हाथ की कंडीशन एकदम मेरी समझिए कि ख़त्म है एकदम हाथ। चारों तरफ से स्नो है, सिर्फ स्नो। आप देखते वाह 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 वाह। अभी मेरे को यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लेनी है, एक फ़ोटोग्राफ तो बनती है साहब। यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ तो बनती है। इसीलिए ना आए हैं ओझा जी, आप बताइए। काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने यहाँ पे करीब आधा घंटा। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। वेदर कभी ठीक हो रहा है, कभी ख़राब हो रहा है। पूरा वाइट है चारों तरफ, एकदम वाइट वाइट, हर चीज़ वाइट। बाइक तो बाइक अलाउड है। तो हम पहुँच चुके हैं मुक्तिनाथ धाम में। ये सीढ़ियाँ मुक्तिनाथ धाम तक जाती हैं। इस पूरे क्षेत्र को मुक्ति क्षेत्र बोलते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे आने के बाद आपको मुक्ति मिल जाती है। ये विष्णु जी का ही कहते हैं कि जो दिव्य दशम है, दिव्य दशम का मतलब ये होता है जहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी साथ निवास करते हैं। तो टोटल 108 दिव्य दशम हैं, जिसमें से 105 इंडिया में हैं और ये एक नेपाल में है, और 2 जो हैं जिसको बोलते हैं धरती के बाहर है, जो जिसको बोलते हैं क्षीर सागर और वैकुंठ धाम। इन जगह पे लक्ष्मी जी और विष्णु जी साथ में निवास करते हैं। यहाँ पे जो विष्णु जी हैं वो एक पत्थर के रूप में निवास करते हैं, जिसको हम शालिग्राम पत्थर के नाम पे जानते हैं। ये शालिग्राम पत्थर जीवाश्म होता है, जिसे हम जीवों का फॉसिल होता है ये एक तरह का। इसके लिए एक कथा मशहूर है कि ये पत्थर कैसे बना। कई पुराणों में अलग अलग की बातें कही जाती हैं, लेकिन बेसिकली जो बात मिलती है उसमें विष्णु जी को श्राप मिला था कि आप अपनी लाइफ कीड़े मकोड़ों की तरह जियोगे। तो विष्णु जी इस पत्थर में निवास कर गए, और अब इस विष्णु जी के निवास करने की वजह से इस पत्थर को विष्णु जी का अवतार माना जाने लगा और इसकी पूजा की जाने लगी। और ये जो पत्थर है, यहाँ से बहने वाली नदी है काली गंडकी नदी, इसी में ही मिलता है और ये पत्थर कहीं नहीं मिलता है। खैर हम लोग बढ़ रहे हैं अपने धाम की तरफ। एक अलग ही पावर की अनुभूति हो रही है। इतना ये करीब 13,000 फीट पे ये टेम्पल है। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, लेकिन ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। जब पावर होती है भगवान की तो कुछ समझ में नहीं आता, वो पावर अपने आप ही आ जाती है।
चाहे ऑक्सीजन कम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, वो सब खत्म हो जाता है। खैर चलते हैं मंदिर की तरफ, जय बाबा मुक्तिनाथ, और अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। हाँ चले। मुक्तिनाथ धाम के दर्शन हो गए हमें, और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि आज ही हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कि हम लोग को पोखरा पहुंचना है। तो यहाँ से जाएंगे जॉमसम, और जॉमसम में अपना जो भी लंच है वो करेंगे। लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे पोखरा के लिए। अगर लेट हो जाता है लंच करने में, और क्योंकि ग्रुप बड़ा है हमारा, अगर लेट हो जाता है तो जहाँ तक जा सकते हैं वो जाएंगे। इस ट्रिप में मौसम को भी देखना पड़ेगा। इधर तो पानी कम ही गिरता है, लेकिन जब हम लोग जॉमसम मारफा लेते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद की क्या कंडीशन होती है। अगर उधर पानी मिल गया तो हम लोग थोड़ा स्लो हो जाएंगे, और स्लो होने की वजह से हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आज पोखरा ना पहुंच पाएँ। खैर बढ़ते हैं आगे, हमारा कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं, बस आराम आराम से पहुंचता जाना है एंजॉय करते हुए। रिटर्न का ब्लॉग इसके बाद का होगा, जिसमें हम जॉमसम से पोखरा तक जाएंगे, या मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया पहुंच जाएं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बाबा मुक्तिनाथ।